नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, कभी कभी देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों या सैनिकों से नहीं, बल्कि व्यापार के नियमों से लड़ी जाती है। पिछले कुछ महीनों में भारत और नेपाल के बीच व्यापार से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे दक्षिण एशिया के कारोबारी समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के कई स्टील उद्योग अचानक मुश्किलों में घिर गए, निर्यात के आंकड़े तेजी से नीचे आने लगे और काठमांडू के उद्योग जगत में बेचैनी बढ़ गई। दरअसल उपलब्ध व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार नेपाल से भारत को होने वाले आयरन और स्टील के निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अपने घरेलू स्टील उद्योग की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए आयात नियमों में सख्ती बढ़ाई, जबकि दूसरी ओर नेपाल के उद्योगपतियों का कहना है कि इन नए नियमों ने उनके कारोबार को गहरा झटका दिया है। लेकिन कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि नेपाल, जिसके पास बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के विशाल भंडार नहीं है, वो अचानक इतने बड़े स्तर पर स्टील और आयरन उत्पाद भारत को कैसे भेजने लगा। यही वो बिंदु है जहाँ पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। कई व्यापार विशेषज्ञ लंबे समय से ये आशंका जताते रहे हैं कि कुछ कंपनियां तीसरे देशों से कच्चा माल आयात करके नेपाल में सीमित स्तर की प्रोसेसिंग करती थीं और फिर उसे नेपाल में निर्मित उत्पाद के रूप में भारत भेजने की कोशिश करती थीं, ताकि दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापारिक रियायतों का लाभ मिल सके। हालांकि हर कंपनी ऐसा करती थी, इसका कोई सार्वभौमिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब केवल वही उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश कर पाएंगे जो तय गुणवत्ता मानकों और नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। इसी सोच के तहत भारत ने गुणवत्ता प्रमाणन, नियमों के अनुपालन और रूल ऑफ ओरिजिन जैसी प्रक्रियाओं को पहले से अधिक सख्ती के साथ लागू करना शुरू किया। इसका सीधा असर उन उद्योगों पर पड़ा जो आसान रास्ते से भारतीय बाजार तक पहुंच रहे थे। भारत का तर्क साफ था कि यदि कोई उत्पाद वास्तव में नेपाल में पर्याप्त रूप से निर्मित हुआ है और भारतीय मानकों पर खरा उतरता है तो उसके लिए भारतीय बाजार खुला रहेगा। लेकिन यदि केवल न्यूनतम प्रोसेसिंग करके किसी तीसरे देश के माल को भारतीय बाजार में भेजने की कोशिश की जाएगी तो उस पर कड़ी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई होगी। यही कारण है कि अचानक कई फैक्ट्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया और निर्यात के आंकड़े तेजी से नीचे आने लगे। इस पूरी घटना ने एक और बड़ा संदेश दिया कि आज का भारत केवल व्यापार बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता नियंत्रण और अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा पर भी बराबर जोर दे रहा है। अब ये दौर पहले जैसा नहीं रहा, जब केवल पड़ोसी होने के आधार पर हर प्रकार की छूट मिल जाती थी। अब हर व्यापारिक सौदे में गुणवत्ता, पारदर्शिता और वास्तविक उत्पादन क्षमता की जांच पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। यही वजह है कि नेपाल के उद्योग जगत और वहां के नीति निर्माताओं के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि बदलते हालात के अनुसार अपनी औद्योगिक और व्यापारिक रणनीति में बदलाव किए बिना आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को केवल स्टील के व्यापार तक सीमित समझा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इसके पीछे दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में निवेश, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। सड़कें, हाइड्रो पावर, एयरपोर्ट और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन समय के साथ नेपाल के भीतर भी ये सवाल उठने लगा कि इन परियोजनाओं से वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिला। इसी बीच भारत ने अपनी व्यापार नीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाया। अब केवल मित्रता या पड़ोसी संबंधों के आधार पर रियायत देने के बजाय भारत ने ये संदेश देना शुरू किया कि व्यापार नियमों के अनुसार होगा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। इसी सोच के तहत गुणवत्ता मानकों, मूल देश के नियम, रूल ऑफ ओरिजिन और भारतीय मानक ब्यूरो BIS जैसे प्रावधानों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इससे उन कंपनियों पर दबाव बढ़ा जो कम मूल्य वाले आयातित कच्चे माल को सीमित प्रोसेसिंग के बाद भारतीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया। भारत ने यह संकेत दिया कि बिजली आयात के मामलों में वो उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा जो उसकी सुरक्षा और नीतिगत मानकों के अनुरूप हो। परिणाम स्वरूप नेपाल को भी कई निवेश और परियोजनाओं पर नए सिरे से विचार करना पड़ा। दूसरी ओर नेपाल की घरेलू राजनीति में समय समय पर भारत और चीन को लेकर अलग अलग राजनीतिक बयान सामने आते रहे, लेकिन आर्थिक वास्तविकता ये है कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आज भी भारत है। नेपाल के अधिकांश आयात निर्यात, ईंधन आपूर्ति, दवाइयों, खाद्यान्न और समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसलिए जब व्यापारिक नियम बदलते हैं तो उसका असर सीधे नेपाल के उद्योगों और कारोबार पर दिखाई देता है। यही कारण है कि हाल के महीनों में नेपाल के कई उद्योग संगठनों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने
दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ाने और समाधान निकालने की मांग की है, ताकि व्यापार सामान्य गति से चलता रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि आधुनिक दौर में आर्थिक नीति, व्यापारिक नियम और गुणवत्ता नियंत्रण भी किसी रणनीतिक हथियार से कम नहीं है। बिना किसी सैन्य टकराव के केवल नियमों और मानकों के माध्यम से भी एक देश अपने उद्योगों की रक्षा कर सकता है और अपने बाजार को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि आज की दुनिया में आर्थिक ताकत केवल उत्पादन से नहीं, बल्कि मजबूत नीतियों, गुणवत्ता मानकों और रणनीतिक निर्णयों से भी तय होती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ये संकेत दिया है कि वो अपने बाजार को खुला तो रखेगा, लेकिन ऐसे किसी भी व्यापारिक मॉडल को स्वीकार नहीं करेगा जिससे घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े। दूसरी ओर नेपाल के सामने भी ये चुनौती है कि वो अपने उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए, गुणवत्ता बढ़ाए और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास पर ध्यान दे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच मजबूत आर्थिक संबंध दोनों देशों के हित में है। इसलिए किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। यदि नेपाल अपने उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और नियमों के अनुपालन को मजबूत करता है, तो भारतीय बाजार उसके लिए आगे भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है। वहीं भारत के लिए भी एक स्थिर, समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत नेपाल क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से लाभकारी माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश व्यापारिक मतभेदों को किस तरह संतुलित करते हैं। इतना जरूर है कि अब दक्षिण एशिया की राजनीति में केवल भाषण और कूटनीतिक बयान ही मायने नहीं रखते, बल्कि व्यापार नीति, सप्लाई चेन, निवेश, गुणवत्ता मानक और आर्थिक सुरक्षा भी उतने ही निर्णायक बन चुके हैं। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल नेपाल या भारत की कहानी नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक व्यापार और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को गुणवत्ता मानकों और व्यापारिक नियमों को इसी तरह सख्ती से लागू रखना चाहिए, या दोनों देशों को मिलकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे निष्पक्ष व्यापार भी हो और पड़ोसी संबंध भी मजबूत बने रहें? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक तथा तथ्य आधारित जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।